नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। पिछले वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन से स्टार्ट किए थे, ये उसका सेकंड पार्ट है। आइए शुरू करते हैं। द हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज गवर्नड बाय चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ यानी क्या था? कांस्टेंट प्रेशर पीसी में काम करते हैं कांस्टेंट प्रेशर। चार्ल्स लॉ बिल्कुल सही थी, यानी कि आपका सही है। अ प्रोसेस इन विच गैस इज हीटेड और expanded in such a way that product of its pressure and volume remain constant। अब product of pressure and volume अगर आपका remain constant होगा तो इसका मतलब क्या है? आपका PV इज इक्वल टू C होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल टू आइसोथर्मल, यस सही है। ये 115 का आपका प्रोसेस इन विच गैस हीटेड और एक्सपेंड इन सच अ वे दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, यानी कि आपका P और V रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोथर्मल। ए प्रोसेस इन विच गैस इज हीटेड और एक्सपेंडेड इन सच अ वे दैट प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस ही होना चाहिए क्योंकि PV इज इक्वल टू एक्सपेंड और हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर होना चाहिए। इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, सही है। नो चेंज इन एंथैल्पी, नो चेंज इन एनर्जी, ऑल ऑफ दीज। मेरे हिसाब से इसका आंसर यहाँ पर होना चाहिए आपका नॉट देर इज़ नो चेंज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पर आ जाएगा नो चेंज इन एंथैल्पी, MCP dt, ये भी सही। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर आपका होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज है ना, डी। ठीक है, इसका एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज गवर्नड बाय आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट बॉयल्स लॉ। ठीक है, द एक्सपेंशन रेशो गामा इज द रेशो ऑफ, एक्सपेंशन रेशो आपका होता है फाइनल वॉल्यूम में अपॉन में इनिशियल वॉल्यूम, यानी कि यहाँ पर इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही। ए प्रोसेस इन विच वर्किंग सब्सटेंस नाइदर रिसीव्स नॉर गिव आउट हीट टू इट्स सराउंडिंग ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज कॉल्ड, मतलब द प्रोसेस ऑफ वर्किंग सब्सटेंस नाइदर रिसीव हीट नॉर, और हीट रिसीव भी ना करे और वो भी ना करे ड्यूरिंग एक्सपेंशन और कंप्रेशन, तो इसका होगा आपका एडियाबैटिक। हीट का फ्लो ही नहीं हो रहा है ना, तो ये आपका नाइदर रिसीव और गिव आउट हीट टू सराउंडिंग, तो एडियाबैटिक होगा आपका। तो एडियाबैटिक होगा तो सी आंसर बिल्कुल सही है, एडियाबैटिक। ठीक है, देयर इज़ नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक इज गिवन बाय, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक इज गिवन बाय P1 V2 P, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ आपका ऑल ऑफ दिस तीनों सही है। यहाँ पर अगर आपको MRT1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा Γ-1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा T2 बाय T1, और उसकी जगह पर हम P1 बाय P2 और V1 बाय V2 लिख सकते हैं। तो ये तीनों सही हैं और इसका आंसर आपका डी आ जाएगा। इसके बाद ही अगला क्वेश्चन है आपका जर्नल लॉ ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ गैसेस आर, इसका आंसर सी है। PV के पावर n इज इक्वल टू सी, ये जनरल होता है। ठीक है, मैंने एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेशन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू लॉ प्रोसेस कॉल्ड पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो गया। इसके बाद एनाडियाबैटिक प्रोसेस इन विच, an adiabatic process in which no heat enter or leave the gas, सही है। temperature of gas changes, the change in internal energy is equal to the mechanical work done, all of the above। देखो, नो हीट एंटर और लीव द गैसेस, बिल्कुल सही। हीट एंटर नहीं करेगी, लीविंग का चेंज इन टेम्परेचर, गैस का टेम्परेचर चेंज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने कर्व देखा होगा। कर्व आपका इसका इस तरीके से बनता है, प्रेशर चेंज होता है, टेम्परेचर भी चेंज होगा। जिस इंटर एनर्जी को वर्क डन, यह भी सही है क्योंकि इंटर एनर्जी का सारा किस में कन्वर्ट होगा? वर्क डन में। तो यहाँ पर डी आएगा। इसके बाद द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इज, हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस,
आपको बताया था कि ड्यूरिंग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है ना, तो आपका इसमें 125 का आंसर, ये आपका ये वाला फॉर्मूला भी था जब ड्राइव करवाया था, तो इसी को वर्क डन को लिख दिया इन्होंने, तो ये भी है। और इस यही वर्क डन को मैंने बताया था MR T2/T1 एंड में ये भी लिख सकते हैं, तो ये आपका ये वाला सही है। पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, देखिए ये आपका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स है, ये आपका डेरिवेशन से आता है, इसका होता है log P2/P1 अपॉन log V1/V2, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा बी। एन की वैल्यू निकालते हैं, या आप पी वी की पावर एन इजिकल टू सी को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसका इंटीग्रेट करोगे तो आपको लॉग करके ये इस तरीके से आएगी एन की वैल्यू, ठीक है। पी वी की पावर एन से निकालनी है इसको। when the fluid is allowed to when the fluid is allowed to expand easily into a vacuum chamber through an orifice of large dimension, this process is known as free expansion process, ठीक है। यानी कि आपका क्या होगा, फ्लूइड जो अलाउड टू एक्सपैंड होगा वो सडनली लार्ज वैक्यूम चैम्बर, तो उसे फ्री एक्सपेंशन कहेंगे। सही है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। 127 मैंने आपको बता रखा है, इसको अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन भी कहते हैं। इसका आगे when the perfect gas is expanded through a aperture of minute dimension, this is known as थ्रॉटलिंग, ठीक है। मैंने थ्रॉटलिंग की बताया था, एक छोटे से अपेचर से हम गैस को एक्सपैंड करते हैं इन ए फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। ऑल ऑफ दिस ये बताया हुआ है नोट्स में। 129 का डी हो गया। उसके बाद आपका आता है अगला, free expansion process free expansion process is a constant enthalpy process। free expansion process constant enthalpy process होगा, ऐसा जरूरी है क्योंकि यहाँ पर ना वर्क डन 0 डी तो कांस्टेंट एंथैल्पी प्रोसेस होता है। फ्री द वर्क डन इन अ फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज 0, सबको बताया हुआ है। द रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, द रेशो ऑफ T2/T1 इज इक्वल टू, ये आप करेंगे तो इसका क्या होता है T2/T1, इसका आपका रेशो की बात करें ना तो ये आपका ऐसा होता है कि T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1 की पावर गामा -1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V2/V1 की पावर गामा -1। तो यहाँ देखा वी ये तो नहीं हो सकता क्योंकि वी की पावर में हमेशा सिर्फ गामा -1 ही आता, तो ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर T1/T2 है तो यहाँ P1/P2 गामा -1, यहाँ इसका आंसर होगा आपका B फॉर बॉल, ठीक है। क्योंकि T और P का रिलेशन सेम होता है, T1/T2 P1/P2, और V वाला उल्टा होता है, ठीक है। n इज इक्वल टू 0, देन P इन द इक्वेशन PV की पावर n इज इक्वल टू C, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। n की वैल्यू 0 कर दी है हमने, n की वैल्यू को 0 करेंगे तो आपका अगर हम उससे देखें तो n की वैल्यू को 0, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस C, n की वैल्यू 1 कर देंगे तो आइसोथर्मल हो जाएगा, बिल्कुल सही है। प्रोसेस इज एडियाबैटिक इफ द वैल्यू ऑफ n इन द इक्वेशन इज PV की पावर n, तो क्या कर देंगे, गामा कर देंगे, ठीक है। इफ द इक्वेशन PV की पावर n इज इक्वल टू C, देन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, देन द प्रोसेस इज कॉल्ड। n की वैल्यू इन्फिनाइट करेंगे तो कौन सा प्रोसेस बनेगा, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस बनेगा। ये सारा मैंने ग्राफ से समझा रखा है, ठीक है। इसके बाद आपका 137 पर आ जाएंगे। 137 आए, द जर्नल लॉ ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन इज PV की पावर n इज इक्वल टू C, दिस इज सेड टू बी हाइपरबॉलिक इफ n इज इक्वल टू। हाइपरबॉलिक कब होता है, हाइपरबॉलिक बोले तो कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि MRT तीनों सही होंगे, तो यानी कि 1 होगा, यानी कि यहाँ B आंसर होगा, तो 137 का आपका B, ठीक। इसके बाद आ गया, ये रिपीट तो नहीं हुआ, ये कुछ वो कोई पीछे जब मैं क्या था वो पहले कोई और था। वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो वर्क डन होगा वो C फॉर कैट होगा। यहाँ पर हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग, इस सारे मैंने बता रखे हैं, हीट एब्जॉर्ब डिजेक्टेड ड्यूरिंग पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ये आपका होगा ये, ठीक है। पॉलीट्रोपिक इंडेक्स N, ये मैंने अभी पीछे बताया,
log P2 by P1 V1 by V2 होगा, ठीक है। इन अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द रेशो ऑफ T1 by T2 इज इक्वल टू, ये भी अभी बताया, ठीक है। द वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस इज जीरो, बिल्कुल सही है जो बात भाई। इन अ स्टेडी फ्लो प्रोसेस द रेशो ऑफ हीट ट्रांसफर इज कांस्टेंट, वर्क ट्रांसफर इज कांस्टेंट, और मास एट इनलेट एंड आउटलेट इज सेम। देखो स्टडी फ्लो में जो हमने बात की थी वो आपका प्रॉपर्टीज़ आर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका मतलब आपका ये सही है, वर्क भी कांस्टेंट होता है, मास फ्लो रेट इनलेट आउटलेट पे कांस्टेंट होता है, ठीक है। और ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज आएगा, ठीक। तो इसका आंसर आपका ऑल ऑफ दीज हो गया। थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल स्टडी फ्लो एक्सपेंशन प्रोसेस, इरिवर्सिबल बिल्कुल सही, स्टडी फ्लो बिल्कुल सही, एक्सपेंशन प्रोसेस और भी सही, 141 का ए आंसर करेक्ट, ठीक। द एरिया अंडर द टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व ऑफ एनी थर्मोडाइनमिक प्रोसेस रिप्रेजेंट, एरिया अंदर द टेम्परेचर टीएस डायग्राम है, और इसका एरिया क्या देता है ये हमने बात की थी, और अगर नहीं की है तो एरिया अंडर द टीएस कर्व ऑफ थर्मोडायनेमिक रिप्रेजेंट आइदर ए और बी, ये आपका देता है हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड, ठीक है। और एरिया अंडर द पीवी डायग्राम वर्क डन देता है। चेंज इन एंट्रोपी व्हेन हीट इज रिमूव्ड फ्रॉम द गैस इज पॉजिटिव, चेंज इन, देखो अगर हम किसी से एंट्रोपी, हम किसी गैस से हीट को बाहर निकालें तो उसकी एंट्रोपी घटेगी, तो चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव होगा, तो ये गलत आंसर है, इसका आंसर नो है, ठीक है। A property of a working substance which increase or decrease as the heat is supplied or removed in a reversible manner. A property of a working substance in which a property of a working substance which increases a property of a working substance which increases or decreases as the heat is supplied or removed in a reversible manner. Property of working substance which increase और डिक्रीज द हीट इज ब्लड मोर इन रिवर्सिबल, देखो हीट से ना जो प्रॉपर्टी भी चेंज होता है ना वो बेसिकली जो हीट से एंट्रोपी में ही होता है, तो इसका आंसर सी होगा आपका। हीट अगर दोगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी, हीट निकालोगे तो एंट्रोपी घटेगी, तो जो अप्रोप्रिएट आंसर बनता है वो होता है आपका एंट्रोपी, ठीक। उसके बाद हम आते हैं द एंट्रोपी मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फंक्शन ऑफ, एंट्रोपी इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर टेम्परेचर तो होता है, ठीक है, कि प्रेशर टेम्परेचर पर तो फॉर्मूले भी होते हैं आपके एंट्रोपी की, तो इसका आंसर आपका प्रेशर एंड टेम्परेचर होगा। द हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज गिवन बाय, क्योंकि आपने टीडीएस इक्वेशंस देखे होंगे वहाँ पर हम एंट्रोपी निकालते हैं, वहाँ प्रेशर और टेम्परेचर होता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा। नीचे वाली बात करते हैं, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिडक्शन बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज गिवन बाय डी क्यू इज इक्वल टू TDS, तो आपका ए आंसर है 46 का, तो ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे एंट्रोपी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस अज्यूम टू बी, 0 डिग्री सेल्सियस पे अज्यूम करते हैं हम जो एंट्रोपी ऑफ वाटर की 0। इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट, अगर के सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज करती है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है रैंडमनेस बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तो एनर्जी का डिग्रेडेशन होगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा एंट्रोपी उतना एनर्जी का क्या होगा, डिग्रेडेशन। एरिया अंडर द टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व ऑफ एनी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिप्रेजेंट द वर्क डन, देखो TS है, TS हमेशा हीट देता है, PV वर्क डन देता है, यहाँ बोला वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस जो कि बिल्कुल सही नहीं है, तो डिसएग्री करते हैं हम इससे। द चेंज ऑफ एंट्रोपी व्हेन द हीट इज एब्जॉर्ब बाय द गैस इज, हीट क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है तो क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगी, ठीक है, बढ़ेगी, तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा ना, 150 का आपका होगा ए। सीधी सी बात है, अगर आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो तो एंट्रोपी पॉजिटिव चेंज होगा, अगर हीट रिजेक्ट हो रही है तो एंट्रोपी की चेंज नेगेटिव होगा। एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन, दस द प्रॉपर्टी ऑफ, दस इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द सेम, बिल्कुल सही बात है, ये तो 151 का आपका ए होगा। पॉइंट वन एंट्रोपी इज डैश फॉर इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, रिमेन कांस्टेंट, डिक्रीजेज और इंक्रीजेज,
क्या बोला गया है, इरिवर्सिबल। देखो इरिवर्सिबल यानी इरिवर्सिबल का मतलब है हीट जनरेशन और फ्रिक्शन हो रहा है, इसका मतलब आपका यहाँ पर क्या होगा, बढ़ेगी। सी आंसर होगा, 152 का आपका होगा सी। A condition of reversible cyclic process is, condition of reversible cyclic process यहाँ पर क्या होगा, एंट्रोपी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि 154 153 की बात करें तो एंट्रोप, अच्छा हाँ यहाँ पर एक टर्म याद रखना, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस, और मैंने बताया हुआ है रिवर्सिबल के लिए आपका जीरो होता है, इरिवर्सिबल के लिए क्या होता है, इरिवर्सिबल के लिए लेस देन इक्वल टू ज़ीरो होता है, यानी कि यहाँ पर बी आएगा। ठीक, ये क्लॉसेस इनइक्वालिटी है, और अगर आपका ये ग्रेटर देन है तो इम्पॉसिबल के लिए होता है, तो यहाँ पर ये आएगा इम्पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें 155 की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट आपकी सही है, तो द इंक्रीज इन एंट्रोपी इज ऑब्टेन्ड द गिवन क्वालिटी ऑफ हीट एट लो टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। द चेंज इन एंट्रोपी मे बी रिगार्ड एज अ मेजर ऑफ रेट ऑफ अवेलेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये भी सही है। एंट्रोपी रिप्रेजेंट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेन्ड पर डिग्री ड्रॉप इन टेम्परेचर, ठीक है, ये भी एंट्रोपी आपको याद रखना है, एंट्रोपी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क ऑब्टेन्ड पर डिग्री ड्रॉप पे कितना हो रहा है वो रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर आपका होगा डी, ये सारी चीज़ें सही हैं। ठीक है, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज, अगर एंट्रोपी इंक्रीज करते हैं तो वो ऑब्टेन देता है क्वालिटी ऑफ हीट एट लोअर टेम्परेचर पे, किस क्वालिटी की हीट मिल रही है। चेंज इन एंट्रोपी तो बताइए रेट ऑफ अवेलेबिलिटी, क्योंकि डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी होती है तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी के बारे में बताता है किस रेट से हो रहा है। ठीक है, चेंज इन एंट्रोपी व्हेन हीट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द गैस इज़ नेगेटिव, मैंने ये बताया था अगर हीट को बाहर निकाल रहे तो नेगेटिव होगी, तो ये बिल्कुल सही है। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इन कॉन्टिन्यूअली ऑन द इंक्रीज, एंट्रोपी जनरेशन, हाँ यूनिवर्स की एंट्रोपी कभी भी जीरो नहीं होती, उससे नेगेटिव नहीं, तो 158 का आपका ए ही होगा, सही है ये भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू, देखो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के हिसाब से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के होता है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। ठीक, इसके बाद आपका आएगा द काइनेटिक एनर्जी पर kg ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ एनी गैस एब्सोल्यूट टेम्परेचर T इज इक्वल टू आपका आता है 1.5 RU इंटू टी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का एक यहाँ पर इसके लिए आपका एक फार्मूला होता होगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 3/2 kT ऐसे समथिंग होता है। ठीक है, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस के लिए हो गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस बिकम जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बात है। तो 161 का आपका ए हो गया, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक गैस थ्योरी वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब काइनेटिक थ्योरी क्या कहती है, काइनेटिक थ्योरी आपकी कहती है कि द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेज विद इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आपका वैसे वैसे क्या होगा, according to the kinetic theory of gases velocity of molecules increases with increased temperature, the root mean square velocity of a gas molecule is, अब देखो गैस मॉलिक्यूल की रूट मीन स्क्वायर क्या होता है 3kT अंडर रूट m। ठीक है, द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल इज गिवन बाय, तो इज गिवन बाय 2k, जब भी आपकी मोस्ट प्रोबेबल आएगी ना तो यहाँ 2 होगा, जब यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर आएगी तो यहाँ 3 होगा। बाकी आपको याद रखने तरीका यह है, रूट मीन में 3 आएगा, मोस्ट प्रोबेबल में 2 आएगा। ठीक, इसके बाद द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इज 1.086, यहाँ पर आपका ये है, ये रेशो होता है आपका रूट और एवरेज का। ठीक है, एंड प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द आइडल गैस इज डैश ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल कंटेन यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसका आपका होगा एक 2/3,
ठीक है। जब आप आइडल गैस, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन आइडल गैस इज डैश ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल कंटेन्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस। तो इसका आंसर आपका होगा 2/3। द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज शेयर्ड इक्वली बाय द वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोसेस्ड बाय इट। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज शेयर्ड इक्वली इन द वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि आप टोटल एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स होती है वो इक्वली शेयर करती है वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये किस लॉ से पता चलता है? तो ये लॉ से पता चलता है आपका लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। द रेशो ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ मोनो एटॉमिक इज, अब हमें ये तो हमें पता ही होगा, मोनो एटॉमिक का क्या होता है 1.67 होता है। ठीक है। द सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच टेक प्लेस इन ऑर्डर टू ऑर्डर और रिस्टोर इनिशियल कंडीशन एट एंड। अगर आप सीरीज ऑफ ऑपरेशन चलाते हो और वापस उसी कंडीशन पे आ जाते हो तो आप जो सीरीज ऑफ ऑपरेशन होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं थर्मोडाइनमिक साइकिल। यहाँ पर रिवर्सिबल का क्यों नहीं? क्योंकि हमें सराउंडिंग इफेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, इसलिए हमें थर्मोडाइनमिक साइकिल। द कंडीशन फॉर द इरिवर्सिबिलिटी ऑफ साइकिल इज, रिवर्सिबिलिटी ऑफ साइकिल कंडीशन क्या होती है? द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस मस्ट नॉट डिफर appreciably from those of the surrounding at any stage of process। ठीक है। all the process take place in a cyclic of operation must be extremely slow। ठीक है। all the working parts of engine must be friction free। ठीक है। तो 170 का आपका जो होगा वो डी होगा। ठीक है। टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, आपको पता होगा जब भी हम सिंक और सोर्स का बनाते हैं तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, वो भी आपका क्या होता है? एक तरह से थर्मोडाइनमिक रिवर्सिबिलिटी के लिए होता है। फिर ऑल द प्रोसेस टेक प्लेस इन अ साइक्लिक ऑफ ऑपरेशन मस्ट बी एक्सट्रीमली स्लो। ठीक है। वर्किंग पार्ट्स ऑफ एन इंजन मस्ट बी फ्रिक्शन फ्री, फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो ये ठीक है। इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज अ, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस देयर इज अ लॉस ऑफ हीट, गेन ऑफ हीट, नो गेन ऑफ हीट, नो लॉस ऑफ हीट। तो मेरे हिसाब से इरिवर्सिबल में गेन ऑफ हीट होता है, तो सी आंसर है 171 का। लॉस ऑफ हीट होता है, गेन नहीं होता, हमें एनर्जी का लॉस होता है रिवर्सिबिलिटी में। 171 का यहाँ पर ए है। ठीक है। मेन कॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी के मेन कारण क्या है? फ्रिक्शन है, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन है, हीट ट्रांसफर, ये सारे ही हैं इरिवर्सिबिलिटी के कारण है। आपको मैकेनिकल फ्लूइड फ्रिक्शन होगा, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन होगा, हीट ट्रांसफर, फाइनल टेम्परेचर डिफरेंस भी रिवर्सिबिलिटी होती है। ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? टी। देयर इज अ लॉस ऑफ हीट इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। लॉस ऑफ, हाँ बिल्कुल सही है, ये एग्री करते हैं हम इससे। ठीक है। उसके बाद आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर रिगार्डिंग एज रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये भी सही है। कांस्टेंट प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आर रिगार्डिंग एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा, तो ये आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है, बिल्कुल सही है। थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज डैश प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस आपका क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है ना, तभी तो आपका एक्सपेंशन होता है। थ्रॉटलिंग फ्रिक्शन होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में फ्रिक्शन होता है, इस वजह से इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कैन बी मेड रिवर्सिबल विद द हेल्प ऑफ जनरेटर? Which of the following process can be made reversible with the help of generator? तो इसका आंसर आपका है, अगर हम जनरेटर की वजह से, तो ये आपका सारे रिवर्सिबल प्रोसेस बन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ जनरेटर। ये जनरेट होता है एनर्जी जनरेटर। अगर ये हमारे पास आता है, हमारी ये जो प्रोसेस है ना, ये सारे के सारे रिवर्सिबल बन सकते हैं। द ग्रेटर प्रेशर डिफरेंस इन थ्रॉटलिंग एंड लेसर द रिवर्सिबिलिटी। जितना प्रेशर डिफरेंस होगा उतनी कम इरिवर्सिबिलिटी होगी। किस में? थ्रॉटलिंग में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत बात है। ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा तो इरिवर्सिबिलिटी होगी। कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ,
कार्नोट साइकिल की बात करें हम, अच्छा मैंने आपको कार्नोट साइकिल बताइए, कार्नोट साइकिल क्या होता है, टीएस डायग्राम स्क्वायर बनता है, इससे बदलता है, 2 आइसोथर्मल होता है, 2 आइसोएंट्रोपिक प्रोसेसेस होते हैं। तो इसका आंसर आपको पता ही होगा, ये हाँ बी आंसर है, 2 आइसोथर्मल और 2 आइसोएंट्रोपिक, बी आंसर है, ऊपर कांस्टेंट वॉल्यूम है। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल 1 माइनस टी लोअर अपॉन में टी हाइयर, तो यहाँ पर T1 क्या है, हाईएस्ट दे रखा है, तो ये फिर सी आंसर होगा 180 का, बिल्कुल सही, 1 माइनस टी लोअर अपॉन में टी हाइयर। कार्नोट साइकिल हैज़ अ मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर रिवर्सिबल इंजन्स, which is incorrect statement about Carnot. It is used for alternate standard of compression of all heat engine. All heat engines are based on Carnot cycle. It provide concept of maximum work output between two temperature limits. C लग रहा है 182 का, 182 का। All heat engine are based on Carnot cycle. इसका आंसर आपका होगा प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क आउटपुट बिटवीन एनी टू टेम्परेचर लिमिट, किसी भी 2 टेम्परेचर लिमिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इट प्रोवाइड द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क आउटपुट बिटवीन 2 टेम्परेचर लिमिट्स। ऐसे बात तो करता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अल्टरनेट स्टैंडर्ड तो नहीं है ये। ऑल हिट इंजन आर बेस्ड ऑन कार्नोट साइकिल, मुझे इसका आंसर सी लग रहा है, इसका आंसर आपका सी होगा, ठीक है। बी हो सकता है पर बेस्ड ऑन, क्योंकि कार्नोट से कंपेयर किया जाता है, पर सी इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। बाय डिक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ कार्नोट साइकिल इट्स एफिशिएंसी इंक्रीज, नहीं ये तो मुझे गलत बात लग रही है, फॉल्स है। पता है क्यों? क्योंकि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी के लिए क्या होता है, हाइयर टेम्परेचर को और बढ़ाओ, लोअर टेम्परेचर को और कम करो, तब एफिशिएंसी बढ़ेगी। यहाँ पर बोला गया हाइएस्ट टेम्परेचर को डिक्रीज करो तो एफिशिएंसी घटेगी, तो ये फॉल्स है। अगली बात करते हैं हम, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल मे बी इंक्रीज्ड बाय, अभी मैंने बताया कैसे इंक्रीज होगी, या तो आप हाईएस्ट टेम्परेचर को और इंक्रीज कर दो और लोवेस्ट टेम्परेचर को डिक्रीज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नोट साइकिल मे बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द हाईएस्ट टेम्परेचर। It is dash to make an engine working on a Carnot. It is impossible, ठीक है, क्योंकि हाइपोथेटिकल है तो इम्पॉसिबल आएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा बी। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स ऑन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर लिमिट्स। स्टर्लिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, देखो यहाँ पर अब ना कुछ साइकिल्स आ रही हैं, स्टर्लिंग इरिक्शन साइकिल, ठीक है, स्टर्लिंग इरिक्शन साइकिल आ रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको ये साइकिल्स पहले बतानी पड़ेंगी, वरना आप कैसे करोगे। तो आइए शुरू करते हैं स्टर्लिंग साइकिल्स और इरिक्शन साइकिल्स पर। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपकी स्टर्लिंग साइकिल, ठीक है। स्टर्लिंग साइकिल की बात करें हम, देखो यहाँ पर आपको क्या ध्यान में रखना है, स्टर्लिंग साइकिल और आपका इरिक्सन साइकिल और स्टर्लिंग साइकिल के लिए मैं आपको साइकिल्स में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, उनकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है और कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, उनके बेस पे आपके 1 मार्क क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम किससे, स्टर्लिंग साइकिल से, STIRLING, स्टर्लिंग साइकिल, ठीक है। तो स्टर्लिंग साइकिल की बात करें तो स्टर्लिंग साइकिल इसको बनाया था रॉबर्ट स्टर्लिंग ने, ठीक है, किस में, 1845 पे, जनरल नॉलेज वाली बात हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका 2 आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं और 2 आपकी
कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेसेस हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टर्लिंग प्रोसेस के अंदर आपके क्या है, स्टर्लिंग साइकिल के अंदर आप क्या है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, और 2 आपकी आइसोथर्मल प्रोसेसेस हैं, 2 आपकी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, 2 आपकी कौन सी है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए इनके हम आपको पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम बताते हैं इसके बाद। तो अगर हम बात करें इनके पीवी डायग्राम की, हम किसकी बात कर रहे हैं पहले वो लिख लेता हूँ, हम बात कर रहे हैं स्टर्लिंग साइकिल की। ठीक है, पीवी डायग्राम की बात करते हैं सबसे पहले। ये आपका हो गया P और ये आपका हो गया V। ठीक है, पीवी डायग्राम की बात करेंगे अगर, तो आप देखिए 1 से 2 जो है वो आपका होगा क्या, 1 से 2 आपका होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो 1 से शुरू करेंगे 2 पर, 1 से 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, 2 से 3 होगा कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, इसके बाद कंप्रेशन होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है, याद रखना ये आपको दिखने में लग रहा होगा थोड़ा, आपको किसकी तरह लग रहा होगा, डीजल साइकिल की तरह, बट डीजल साइकिल और इसमें एक अंतर होता है, ये आपका हो गया हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, वहाँ पर ये आपका एडियाबैटिक होते हैं, यहाँ पर ये आपका एडियाबैटिक नहीं, ये आप पे कौन से हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट वॉल्यूम, ये अंतर होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये आपका हो गया पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम आपका इस तरीके से बनता है। अब मैं बात करूँ अगर इसी में आपके टीएस डायग्राम की, तो इसके लिए टीएस डायग्राम आपका होता है टीएस डायग्राम। टीएस डायग्राम इसमें आपका होता है, सबसे पहले आप 1 से 2 प्रोसेस क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर, उसके बाद आपका क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि इस तरीके से बनता है, उसके बाद आपका कांस्टेंट टेम्परेचर और फिर यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर बात करूँ 1, 2, 3 और 4 की, तो साइकिल कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक, ये आपका टीएस डायग्राम हो गया और ये आपका पीवी डायग्राम हो गया है। ठीक, इसके बाद अगर हम इसमें एफिशिएंसी की बात करें, तो इसकी स्टर्लिंग साइकिल की एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ कारनॉट। कारनॉट एफिशिएंसी के इक्वल होती है, यानी कि इसकी और तीनों इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, इसकी एफिशिएंसी आपकी होगी 1 माइनस T2/T1। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, स्टर्लिंग साइकिल। इसके बाद आपकी जो अगली साइकिल आती है वो आपकी होगी कौन सी, एरिक्सन साइकिल। ठीक है, एरिक्सन साइकिल। एरिक्सन साइकिल की बात करूं, तो एरिक्सन साइकिल में आपका क्या होता है, इट कंसिस्ट 2 आइसोथर्मल और 2 कांस्टेंट प्रेशर। वहाँ पर क्या था, 2 आइसोथर्मल तो थे ही थे, उसके बाद आपका क्या था, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम थे। बस कांस्टेंट वॉल्यूम वाली जगह पर क्या आ जाएगा आपका, 2 कांस्टेंट प्रेशर। जब कांस्टेंट प्रेशर में आएगा तो आपका एरिक्सन साइकिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से करेंगे। इसको बनाने वाले थे जे एरिक्सन 1840 में। ठीक है, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, 2 आइसोथर्मल प्रोसेस और उसके बाद आपका 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, ये होता है। अब इनके अगर हम बात करें,
पीवी और टीएस डायग्राम की। तो इनके पीवी और टीएस डायग्राम आपके इस तरीके से बनते हैं। पहले लिख लेते हैं किसकी बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं हम एरिक्सन साइकिल की। ठीक है, एरिक्सन साइकिल की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका एरिक्सन साइकिल की बात कर रहे हैं हम, और ये हम शुरू करते हैं एरिक्सन साइकिल को पीवी डायग्राम से। ये आपका पी है, ये आपका वी डायग्राम। ठीक है, मैंने क्या बोला, दो आपके कांस्टेंट आइसोथर्मल है और दो कांस्टेंट प्रेशर है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं 1 से 2 आपका क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, उसके बाद आपके 2 से 3 आपका आइसोथर्मल, फिर आपका कांस्टेंट प्रेशर और फिर आपका आइसोथर्मल, यानी कि ये आपका कुछ इस तरीके से बनते हैं। ये आपका हो गया इसका पीवी डायग्राम। ठीक, अब इसी के मैं टीएस डायग्राम की बात करता हूँ। तो टीएस डायग्राम देख लेते हैं इसी का। तो देखो टीएस डायग्राम इसका होता है कांस्टेंट आइसोथर्मल वाले तो इस तरीके से बन जाते हैं। ठीक है, और ये आपका यूं और ये आपका यूं। ठीक है, तो ये आपका होता है 1, यहाँ से होता है 1। ठीक है, 2 3 4, ये आपका टीएस डायग्राम हुआ। और अगर हम बात करें, और इसके लिए हमने पीछे एक चीज़ पढ़ी थी, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका 2 आइसोथर्मल है और 2 कांस्टेंट प्रेशर है। दिस साइकिल मेड बी रिवर्सिबल बाय द एक्शन ऑफ जनरेटर। यह हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो भी आपके क्या आपका वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होते हैं। ठीक है, उसको उन प्रोसेस को अगर रिवर्स से बना तो आपको एक्शन ऑफ जनरेटर यूज़ करना होता है। तो रिवर्सिबल this reversible by the action of जनरेटर, क्योंकि इसमें कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। ठीक है, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी की बात करूं तो इसमें भी सेम होगा। एफिशिएंसी ऑफ एरिक्सन साइकिल इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस T2 बाई T1, यानी लोअर टेम्परेचर अपन हायर टेम्परेचर। ये आपका एफिशिएंसी हो गया एरिक्सन की। ठीक है, अब हम आते हैं जूल साइकिल पर। देखो जूल साइकिल यहाँ पर जनरेटर का मतलब होता है द डिवाइस विच गिव कांस्टेंट हीटिंग और कांस्टेंट कूलिंग। अगर हम इन प्रोसेस को कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो गए को रिवर्सिबल बनाने के लिए कांस्टेंट कूलिंग और कांस्टेंट हीटिंग देते हैं, तब जा कर के आपके वो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, जूल साइकिल आपका कौन सा होता है, जूल साइकिल में आपके 2 कांस्टेंट प्रेशर होते हैं और 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो जूल साइकिल आपको बाद में पढ़नी पड़ेगी। जूल साइकिल आपका रिवर्स जूल साइकिल आपकी बेल कॉनमैन साइकिल है। ठीक है, और एफिशिएंसी जूल साइकिल की कार्नोट से कम होती है, ये तो आपको पता ही होगा। किसी भी साइकिल के एफिशिएंसी कार्नोट से कम होती है। ठीक है, फिलहाल के लिए आप ये याद रखो कि जूल साइकिल जो आपकी होती है, ठीक है, वो किस किस पे बेस्ड होती है आपकी, वो आपकी होती है 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक यानी आइसेंट्रोपिक, और 2 इसमें होते हैं कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर और क्वेश्चंस को देखते हैं कि किस तरीके से करना है।
द स्टिरलिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ, अभी हमने पढ़ा स्टिरलिंग साइकिल आपकी कौन कौन से उससे होती है। स्टिरलिंग साइकिल आपके दो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है और आइसोथर्मल होते हैं, तो आपके बी हो गया। एफिशिएंसी ऑफ स्टिरलिंग साइकिल इज, हमने पढ़ा इक्वल टू कार नॉट। इरेक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू कांस्टेंट प्रेशर और टू आइसोथर्मल, ठीक है। अब देखो कांस्टेंट प्रेशर, ये बिल्कुल सही है, हमारा इरेक्शन का भी हमने पढ़ा यही होता है। एफिशिएंसी ऑफ अ इरेक्शन साइकिल इज इक्वल टू कारनोट साइकिल। स्टिरलिंग एंड इरेक्शन साइकिल्स आर, स्टिरलिंग एंड इरेक्शन साइकिल आर रिवर्सिबल साइकिल, इरिवर्सिबल साइकिल, सेमी रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा आपका बोथ साइकिल्स आर रिवर्सिबल साइकिल्स, ठीक है। इसके बाद बोथ इरेक्शन एंड जूल साइकिल हैव टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस, मैंने बताया आपको, बिल्कुल सही बात है ये। एफिशिएंसी ऑफ जूल साइकिल इज लेस देन कारनॉट, ठीक है। रिवर्स जूल साइकिल इज आल्सो नोन एज बेल कॉनमैन, ये मैंने आपको बताया था, रिवर्स जूल साइकिल बेल कॉनमैन साइकिल होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। इसके बाद आता है, अच्छा ये ऑटो साइकिल आपने पढ़ी होगी। ऑटो साइकिल में आपका क्या होता है, टू कांस्टेंट वॉल्यूम होते हैं और टू आइसेंट्रोपिक होते हैं, या टू कांस्टेंट प्रेशर टू आइसेंट्रोपिक, टू कांस्टेंट प्रेशर टू आइसोथर्मल, वन कांस्टेंट प्रेशर वन आइसो वॉल्यूम और वन टू आइसेंट्रोपिक। तो ये आपने पढ़ा होगा, ये बहुत ही कॉमन है, इसमें आपका ए आंसर है। वन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन this and T2, another reversible engine operate between T2 and this, if both the engine have same heat input and output, then temperature T2 is equal to, देखिए दो रिवर्सिबल इंजन है T1 T2, अनदर रिवर्सिबल इंजन है जो T2 से इतने पे जा रहा है। इफ बोथ इंजन हैव सेम हीट इनपुट, चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। दो रिवर्सिबल इंजन है, ठीक है। दो रिवर्सिबल इंजन है आपके, ठीक है। हम इसके पास आएंगे तो दो दो रिवर्सिबल इंजन है, दो रिवर्सि दो रिवर्सिबल इंजन, दो रिवर्सिबल इंजन, दो रिवर्सिबल इंजन, दो रिवर्सिबल इंजन ना 600, और यहाँ पर हो गया 600, ये हो गया आपका 400, ठीक है। यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ दे, टू टू रिवर्सिबल इंजन्स, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 195 कर रहे थे। इसको मुझे एक बार इस बार इसको एक बार इस पे आते हैं, स्मूथ पर आते हैं, इसको करते हैं। देखिए हमारे पास है टू रिवर्सिबल इंजन। आइए इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं।
आपसे बोला गया है वन रिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेट बिटवीन 1600 केल्विन, यानी कि आपका एक जो आपका रिवर्सिबल इंजन है, यहाँ पर मैं एक ये रिवर्सिबल इंजन बना देता हूँ, इसके बाद आपका ये रिवर्सिबल इंजन, इसके नीचे एक और रिवर्सिबल इंजन लगा पड़ा है ये, ठीक है। आपका जो पहला रिवर्सिबल इंजन है ऑपरेट बिटवीन 600 केल्विन, यानी ये आपका 600 केल्विन यहाँ पर आ गया। उसके बाद आपका ये हो गया T2 टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद बोला गया अनदर रिवर्सिबल इंजन ऑपरेट बिटवीन T2 एंड 400 केल्विन, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर बोला गया इफ बोथ द इंजन हैव सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट देन टेम्परेचर T2 इज इक्वल टू सेम हीट इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि यहाँ पर जो Q1 है, यहाँ पर ये Q2 है, यहाँ से फिर ये Q2, both the engines have same heat input and output, तो यहाँ पर मैं ये लिखूँ कि ये Q1 है और ये क्या है आपका Q2 है, ठीक है। अब दोनों के दोनों रिवर्सिबल हैं, तो हमें ये क्या करना चाहिए, दोनों के दोनों रिवर्सिबल इंजन है, पहले वाले के ऊपर लगाऊंगा मैं रिवर्सिबल इंजन का फॉर्मूला 1 माइनस T2 बाय T1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1 इज इक्वल टू, ठीक है, 1 माइनस, यहाँ पर क्या होगा आपका 400 बाय T2, ठीक है। T1 क्या है यहाँ पर 1600, same heat input, both the engines have same temperature T2 is, इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि हो जाएगा माइनस T2 की वैल्यू को क्या लिखूँ मैं, T2 तो निकालना है, अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा T1 कितना है 1600 इज इक्वल टू माइनस 400, यहाँ पर क्या आएगा T2, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ये इधर जाएगा, ये क्या हो जाएगा T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 4 जो कितना हो जाएगा 64, 1 2 3 4 अंडर रूट करेंगे तो 4 8 8 से 64 800, T2 की वैल्यू 800। इसको मैं अगर देखता हूँ, यहाँ पर आपका 800 फर्स्ट, यानी कि आपका 85 195 का क्या है ए है, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे, दोनों को दोनों की एफिशिएंसीज को इक्वल करके, और 800 केल्विन आपका इससे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है बोथ हैव सेम हीट इनपुट एंड सेम हीट आउटपुट, ठीक है। तो हम इस तरीके से करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आपके यहाँ पर आज की जो क्वेश्चंस की क्लास है वो ख़त्म होती है, ठीक है। हम आगे अगले हफ्ते में अगली प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की क्लास करेंगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की। तब तक के लिए आपको अगर चैनल बढ़िया लगा हो और कंटेंट बढ़िया लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट्स में बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।